मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो मेन स्ट्रीम के कोर्सेज हैं उसमें संस्कृत जो है वो एक भाषा की तरह दिखाई देती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इन सभी विषयों पर पुरातन साहित्य लिखा जा चुका है। अगर संस्कृत की समझ नहीं होगी तो उस पुरातन साहित्य को नहीं समझा जा सकता है। तो वर्तमान आधुनिक इन महत्वपूर्ण विषयों के साथ साथ संस्कृत विषय को जोड़ने पर किस तरह के प्रयास किए जाने चाहिए और कितना महत्वपूर्ण है इसको समझना। ये जो आपने प्रश्न बताया है ये बहुत ही अच्छा है। इसके पीछे पहला कारण ये है कि अगर हम उदाहरण गणित का लेते हैं, गणित को जानने के लिए जो लोग आधुनिक पद्धति से गणित पढ़े हैं और आधुनिक दृष्टि से गणित पढ़ करके वो सोचते हैं कि संस्कृत में गणित का क्या अभिप्राय हो सकता है, संस्कृत में तो गणित हो ही नहीं सकती है। परंतु अगर हम संस्कृत के आधारभूत ग्रंथों को देखते हैं, गणित की परंपरा को देखते हैं और भारतीय गणित का जो प्राचीनतम इतिहास है अगर उसको हम देखते हैं तो गणित के बहुत आधारभूत सिद्धांतों की जो विवेचना हुई है और सिद्धांतों की जो रचना हुई है वो भारतीय गणित पद्धति से ही हुई है। चाहे उसमें दार्शनिक प्रणाली हो, चाहे उसमें जिसको परिधि व्यास संबंध जिसको खोजा गया हो, उसको बाद में आकर के लोगों ने पाई का महान कहा। तो इस प्रकार से जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, इस बहुत से ऐसे सिद्धांत है जो भारतीय गणित ने बहुत पहले ही उसको ठीक कर दिया था। जैसे शून्य की परिकल्पना है, अनंत की शून्य की खोज है, अनंत की खोज है, अंकों की खोज है, ये भारतीय गणित की। अब आज दिक्कत क्या होगी कि सामान्य संस्कृत जानने वाला व्यक्ति यदि भारतीय गणित के इतिहास को न जाने, भारतीय गणित की जो परंपरा है उस परंपरा के अनुसार यदि वो गणित की प्रक्रिया को नहीं जानता है तो वो यह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा कि संस्कृत में गणित है। अब उसको यदि जानना है तो उसके लिए उसको गणित को भी पढ़ना पड़ेगा और संस्कृत को भी पढ़ना पड़ेगा। और गणित को पढ़ने की दो विधि हैं, या तो वो भारतीय परंपरा के आधार पर गणितीय परंपरा को पढ़े या फिर मॉडर्न गणित को पढ़ करके वो फिर वापस संस्कृत में जाए। इसी तरह सर एक जैसे हम भाषा की बात कर रहे हैं, ज्योतिषीय गणना को लेकर भी यही मामला है। फलित ज्योतिष को लेकर हम देख रहे हैं कि ये बहुत सस्ती या बाजार में बिकने वाली चीज बना दी गई है, जबकि ऐसा है नहीं। ज्योतिष एक विज्ञान है, ज्योतिष के जानकारों की हमें जरूरत है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ज्योतिषीय गणनाएं, काल गणनाएं, नक्षत्र निर्धारण ये इतना महत्वपूर्ण था, इससे हम इतिहास की कई तिथियों को सही सही तरीके से रख सकते हैं। ज्योतिषीय गणनाओं का इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से आधुनिक विज्ञान या आधुनिक शोधों में इसे हम स्थापित कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, भारतीय जहाँ पर आपने ज्योतिष का पक्ष लिया, ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है और ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसको अगर हम सामान्य दृष्टि से कहें तो ज्योतिष वैदिक काल की साइंस ऑफ फैकल्टी है। जैसे आज की जो साइंस ऑफ फैकल्टी है, साइंस ऑफ फैकल्टी में सारे विज्ञानों का सम्मिश्रण है। उस समय वैदिक कालीन जो ज्योतिष है उस ज्योतिष में भी वो तद्देशी उस समय की वो साइंस ऑफ फैकल्टी है। इसलिए ज्योतिष का अनुवाद लोग बहुत से एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी ये कर देते हैं, ये ज्योतिष का अनुवाद नहीं हो सकता है। जितने भी विज्ञान है उन सारे विज्ञानों का मूल आधार ज्योतिष है और ज्योतिष में सारे विज्ञानों की विषयों की चर्चा उपलब्ध होती है, बीज रूप में सब कुछ उपलब्ध होता है। तो जितने हमारे पास, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे उसमें मौसम विज्ञान है, चाहे उसमें वृष्टि विज्ञान है, चाहे उसमें धातु विज्ञान है, चाहे उसमें जल विज्ञान है, अर्थात नक्षत्र विज्ञान है, सारे के सारे विज्ञानों की चर्चा वहाँ होती है। परंतु अंतर क्या है कि हम ज्योतिष को आज हमने मात्र कुंडली तक हम ज्योतिष को ले लिए हैं और वो भी कुंडली ज्योत का बाँचने या उसको पढ़ने के लिए हम सामान्यतया ज्योतिष की बात कर लेते हैं, जबकि ज्योतिष का जो एक आधारभूत सिद्धांत है उसको नहीं समझते हैं, ज्योतिष के उद्देश्य को नहीं समझते हैं और ज्योतिष की एक जो परंपरा है उस परंपरा को नहीं जानते हैं। और उसको न जानने के कारण जो सामान्य जन है वो भी समझते हैं कि जो व्यक्ति हमारे सामने बोल रहा है, इसका अर्थात कहने का अभिप्राय ज्योतिष इतना ही है। ज्योतिष इतना नहीं है, ज्योतिष का बहुत ही विराट स्वरूप है। और आज अगर हम विचार करें तो भारतीय काल गणना, इसलिए ज्योतिषम काल विधान शास्त्रम कहा ही गया है, ज्योतिष काल का विधान करने वाला शास्त्र है, काल की व्यवस्था देने वाला शास्त्र है। अब थोड़ी देर के लिए हम काल का विधान की बात
करते हैं तो अगर हम एस्ट्रो ज्योग्राफी में आज जाते हैं तो आज टाइम की बात एस्ट्रो ज्योग्राफी करती है। अगर एस्ट्रो ज्योग्राफी में जो टाइम की बात है उससे पहले भारतीय ज्योतिष में अगर आप देखें तो उससे ज़्यादा सटीक और ज़्यादा अच्छा काल की अवधारणा की गई है, क्योंकि काल, दिग्देश, काल, ये 3 बिंदु ऐसे हैं जिसको भारतीय ज्योतिष ने बहुत अच्छे ढंग से उपस्थित किया है। हमारे यहाँ सब कुछ मैथमेटिक्स है, ज्योतिषी गणनाएं निश्चित तौर पर, खगोल विज्ञान, ज्योतिषीय गणनाएं सब हमारे यहाँ पर रही है। इसके बावजूद हम अपने ही ग्रंथों का सही काल निर्धारण क्यों नहीं कर पाते हैं, या अगर हम काल निर्धारण कर पाते हैं तो उसको स्थापित क्यों नहीं कर पाते हैं आधुनिक शिक्षा पद्धति में? देखिए, 2 पक्ष हैं। पहली बात यह है कि जिनको हस्तक्षेप उसमें करते हैं, प्रायः जो लोग आज हमारे ग्रंथों के विषय में या हमारे आचार्यों के विषय में या हमारे ज्ञान के विषय में जो लिखते हैं, वो भारतीय परंपरा का उनको कोई ज्ञान नहीं होता है। वो भारतीय परंपरा के अनुसार वो कोई न वेद पढ़ते हैं, न वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, न वेदांग पढ़ते हैं, न हमारे शास्त्र पढ़ते हैं, जो हमारे षड दर्शन है वो नहीं पढ़ते हैं। उसके आधार उसको न पढ़ने के कारण वो भारतीय ज्ञान का जो ट्रांसलेट हुआ है या जो किसी भी अन्य व्यक्तियों ने आंग्ल भाषा में या किसी दूसरी भाषा में लिख करके उसको बाहर भेज दिया, तो उसके अनुवाद को पढ़ करके वो टीका टिप्पणियां करने प्रारंभ करते हैं। यदि भारतीय ज्ञान को सही ढंग से समझना है, जानना है, तो उसके मूल टेक्स्ट को अगर वो पढ़ते हैं, और मूल को पढ़ने के लिए संस्कृत चाहिए और संस्कृत वो जानते नहीं हैं, इसलिए वो उसको समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात है, आज जो संस्कृत पढ़ने वाले लोग, संस्कृत के जो मूल आधारभूत लोग हैं और जो उसके ज्ञान को सही समझते हैं, वो ये आधुनिक पद्धति के द्वारा जो लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, ये उसमें नहीं जाते हैं, तो वो उसकी पद्धति नहीं जानते हैं। इसलिए भारतीय जो संस्कृत साहित्य में, भारतीय ज्ञान परंपरा में जो ज्ञान है वो लोगों के समक्ष नहीं आ पाता है, और जो उनके पास है इसलिए वो अपनी ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन करते रहते हैं, और जो भारतीय पद्धति से जो उसके मूल थॉट को जानते हैं, जो विचारों को जानते हैं, उसकी परंपरा को जानते हैं, वो उनकी भाषा में उनको नहीं समझ पाते हैं। इसलिए दोनों की दिशाएं 2 अलग अलग हो जाती है। अगर दोनों एक दिशा में आ जाएं, एक जगह पे आ जाएं, तो मैं समझता हूं कि ये काम बहुत ही अच्छा हो सकता है, जिससे दुनिया का और संस्कृत साहित्य का सबका लाभ होगा। सर, कुछ भी कह लें, आधुनिक शिक्षा पद्धति में कुछ मानक तय कर दिए गए हैं, उसमें रेफरेंसेस या शोध प्रणाली के कुछ मानक तय कर दिए गए हैं। उन मानकों पर हमारे जो संस्कृत के शोध हो रहे हैं, आप लोग जो शोध कर रहे हैं, वो कितने खरे उतरते हैं, और आधुनिक शोध प्रणाली में क्या जगह पाना बहुत जरूरी है, और अगर जगह पाना जरूरी है तो इसके लिए क्या प्रयास किए जाए? देखिए, इसमें एक तो इस प्रकार के, एक तो हमको जो भारतीय पद्धतियों से लिखे जाने वाले जितने शोध हैं या जो हमारी विधि से जो लिखे जाते हैं, उस विधि को, उस मानक को आधुनिक जितने ये शोध करने वाले लोग हैं ये उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और दूसरी बात है, उसको स्वीकार न करने का अभिप्राय ये है कि आप उनकी तरह चलो और उनकी तरह चल करके आप अपनी बात बताएं तो बात मानी जाएगी, अन्यथा वो बात नहीं स्वीकार करेंगे। तो मेरा इतना कहना है कि जो आधुनिक शोध करता है, हम कुछ पक्ष में यह है कि जो संस्कृत में जो ज्ञान विज्ञान है उसको आधुनिक शोध के साथ यदि जोड़ करके देखा जाए और उनके साथ यदि साथ तालमेल बना करके चला जाए, तो पहली दृष्टि में तो जो आधुनिक शोध करता है उनको लगता है कि संस्कृत में कोई ज्ञान इतना समृद्ध नहीं हो सकता है, परंतु जब उनके सामने साक्ष्य के रूप में उपस्थित होगा तो वो उसके समक्ष अपने आप नतमस्तक हो जाते हैं और वो वहाँ पर चुप हो जाएंगे। क्योंकि मूल आधार यदि हम संस्कृत का देंगे और देने के बाद जब शास्त्र का प्रमाण और मूल कोटेशन उसको जब मिल जाएगा तो वो अपने आप चुप हो जाते हैं। इसलिए जैसे कि अभी हमने बहुत जगह पे देखा, और विशेष करके मैं आपको एक बता, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विषय में बहुत से विचार आते हैं कि भाई ये न्यूटन ने किया, जबकि न्यूटन के लगभग 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने उस चीज़ को कहा कि आकृष्ट शक्ति महितया यत् खस्तम गुरु स्वाभिमुखम प्रपद्ये। वास्तविक रूप से वो वही बात कह रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति, आकर्षण शक्ति है और वो पदार्थ आकाशस्थ पदार्थों को अपनी ओर खींचती है। इस बात को वो कह रहे हैं, परंतु इस बात को कहने के बाद वो भास्कराचार्य के ग्रंथ में लिखी गई है, रह गई
है, अगर वो आधुनिक गणितज्ञ जितने लोग हैं या आधुनिक इस प्रकार के जो हैं, जब उनके सामने पहले तो वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, जब उनके सामने एविडेंस के आधार पर, मूल काल के आधार पर जब उस चीज़ को रखा जाता है, तब उनको लगता है कि यार हमसे पहले यह चिंतन आ चुका था, यह बात आ चुकी थी, तो ये कैसे? तो एक तो कई बार वो अपनी बात को झुटलाना नहीं चाहते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या परेशानी है? मतलब पाश्चात्य लेखक ये मान ले कि भाई वैदिक परंपरा बहुत पुरानी है, या उसका सही काल निर्धारण जो है वो ऐसा ऐसा है जैसा कि आप लोग बताते हैं, उनको मानने में क्या दिक्कत है? वो झुटलाना क्यों चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल कई बार उठता है कि भाई अगर वैदिक परंपरा बहुत पुरानी है तो हम उसको झुटलाना क्यों चाहेंगे? आपका टेक इस पर क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें दो पक्ष हैं कि जैसे वेदों के भाष्य के विषय में आया, पहली बात तो ये आई कि जितने भी पाश्चात्य लेखक आए, इन पाश्चात्य लेखों का जो एक वास्तविक स्वरूप था वो भारतीय ज्ञान विज्ञान को सामने ले करके उसकी वास्तविकता को दिखाने के साथ साथ वो यह दिखाना चाहते थे कि भारतीय वेदों में या भारतीय शिक्षा में या भारतीय जो साहित्य है, इस साहित्य में कोई विशेष नहीं है। कोई विशेष न होने के कारण उन्होंने उसको लिख दिया कि ये तो गडीरिया के गीत हैं इत्यादि कह करके उन्होंने उसको लिखा। और उसके साथ साथ वो जब भाष्य को आधार मानते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति का जो पहले उसकी जो मानसिकता है, जिस मानसिकता को आधार मान करके यदि हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम पूर्वाग्रही हो जाते हैं। जब पूर्वाग्रही होकर के हम किसी शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम घूम घाम करके या खींच खांच करके उसको अपने विचारों के आधार पर उसको प्रमाणित करने की बात करते हैं, वहाँ पर वह स्वतंत्र विचार नहीं आ पाता है। और इसी प्रकार जितने भी वेद के भाष्यकार रहे और जिन प्रकार के जो मैक्स मूलर आदि जितने भी पाश्चात्य लोगों ने भाष्य किया, उनका पहला उद्देश्य यही था कि वेदों की जो वैशिष्ट्य है, वेदों का जो महत्व है, वेदों की जो बहुत अच्छी उन्नतता है, उसको न दिखाया जाए। और इसलिए उन्होंने सामान्य संस्कृत के आधार पर वैदिक संस्कृत का अनुवाद कर दिया। अब वैदिक सामान्य संस्कृत से जब वैदिक संस्कृत का अनुवाद करेंगे तो वहाँ पर कई बात जो सामान्य संस्कृत में कई शब्दों के अर्थ और वैदिक शब्दों संस्कृत में कई शब्दों के अर्थ में बड़ा अंतर है। इसलिए वेद में उसका भाष्य दूसरा करना होना और सामान्य संस्कृत में उसका अर्थ दूसरा होना, इस प्रकार के बहुत से भाव हैं। इसलिए अंग्रेजों ने या इस प्रकार के जो पाश्चात्य लेखक हैं, इन्होंने सामान्य संस्कृत को लेकर के वैदिक संस्कृत और वैदिक ग्रामर, वैदिक परंपरा को न जानते हुए भी उसका भाष्य कर दिया। और उस भाष्य से क्या हुआ कि वो गलत संदेश दूसरा चला गया। इसलिए वास्तविक वेदों का जो ज्ञान है वो समक्ष नहीं आया। हाँ, एक चीज जरूर हुई कि इन पाश्चात्य लेखकों के लिखने के कारण लोगों के सामने, अन्य लेखों के सामने वैदिक ज्ञान गया और लोगों को उनके पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई। और पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हो करके वो उसके आगे बढ़े। आगे बढ़ने के साथ साथ तब ये समझ में आया